हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का सेकंड चैप्टर करेंगे, अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। तो पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था, इस पोएम की समरी और इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं वो डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विद एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पे जो है हमें पोएम की समरी दी है, हमें इसे कंप्लीट करना है बट उन वर्ड्स से जो पोएम में यूज हुए हैं, तो एग्जैक्ट वर्ड से फिल करना है। ऐसा नहीं है सेम मीनिंग वाला कोई और वर्ड लिख दिया, नहीं, जो भी पोएम में वर्ड्स यूज हुए हैं वही जो है हमें यहाँ पे फिल करने हैं। The poem describes Mrs. Jones, the speaker's next door neighbor, who has a unique garden filled with stones. तो जो उनकी नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनके पास उनका जो है एक अजीब सा अनोखा सा गार्डन है जो कि पत्थरों से भरा हुआ है। Her garden includes a peculiar crazy path, a pond, and a rockery, along with an unusual sundial that she finds charming. Mrs. Jones plants tiny, delicate, and small plants between the stones, which the speaker thinks must be so small that they are planted with a pin. One day, Mrs. Jones invites the speaker to see her garden and they discuss a flower that Mrs. Jones treasures. When the speaker asks where the lovely flower is, Mrs. Jones says that the speaker has been standing on it all along. Select the correct option to fill in the blanks for the following sentences. The tone of the poem is, ये जो पोएम है इसकी टोन कैसी है? एक तो ह्यूमरस है, मजाकिया है, अम्यूजिंग है, फन वाली है, थोड़ा आपको हंसी आएगी इस पोएम को पढ़ के, एंड लाइट हार्टेड है, राइट? कोई सीरियस बात नहीं हो रही है, हल्की फुल्की सी बात हो रही है, हल्का फुल्का सा मजाक है। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों जो है करेक्ट है, क्योंकि इस पोएम की टोन जो है ह्यूमरस, अम्यूजिंग एंड लाइट हार्टेड है। द स्पीकर इन द पोएम इज द पोएट। जो पोएम है ये कौन बोल रहा है? पोएट बोल रहा है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी बी सी सी, यानी फर्स्ट सेकेंड लाइन राइम कर रही है, थर्ड फोर्थ कर रही है, फिफ्थ सिक्स कर रही है, तो ऐसे दो दो लाइनें जो हैं आपस में राइम कर रही हैं, तो राइम स्कीम जो है वो ये है। Complete the following sentences by choosing the correct answer given in the brackets. The poet uses the word stones in all stanzas in order to emphasize her. जो पोएट है वो हर स्टैंजा में जो है स्टोन्स वर्ड का यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है? इस चीज पे जोर देने के लिए कि जो मिसेस जोन्स है वो ऑब्सेस्ड हैं एक स्टोनी गार्डन से, यानी उन्हें हद से ज्यादा पत्थर पसंद है, इसलिए उनके गार्डन में जो है पत्थर ही पत्थर हैं। तो इस चीज को जो है और ज्यादा जोर दे के बताने के लिए पोएट ने हर स्टैंजा में स्टोन्स वर्ड का यूज किया है। The poet uses imagery to describe the features of the garden that help readers. तो पोएट जो है इस पोएम में इमेजरी का यूज कर रहा है। इमेजरी क्या होता है? ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिससे जो है जो सीन वो बता रहा है, जो चीज वो कह रहा है पोएट, उस चीज की इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जा रही है, तो वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का यूज कर रहा है ताकि इमेज दिमाग में क्रिएट हो जाए। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? ताकि जो है हम जो पढ़ रहे हैं इस पोएम को, हमारे दिमाग में जो है उस गार्डन का जो यूनिक नेचर है, इतना अलग सा, इतना अजीब सा वो जो गार्डन है, उसकी इमेज जो है हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाए, हम इजीली इस इमेज को अपने दिमाग में क्रिएट करके इमेजिन कर सकें कि मिसेस जोन्स का गार्डन पत्थरों से भरा हुआ है। तो इस चीज के लिए पोएट ने इमेजरी का यूज किया है। पिक एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में से एलिट्रेशन के एग्जांपल हमें चूज करने हैं। नाउ एलिट्रेशन क्या होता है? अगर किसी लाइन में जो है स्टार्टिंग का साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार आया है, तो उसमें एलिट्रेशन होता है। एंड ये जो वर्ड्स का स्टार्टिंग का साउंड जो है ये ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वावल साउंड को छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसका साउंड अगर रिपीट हो रहा है तभी वो एलिट्रेशन होता है। जैसे कि ये है पुट्स लिटिल प्लांट्स, यहाँ पे जो पी का साउंड है वो रिपीट हुआ है। क्वाइट अ क्वार्टर, यहाँ पे क्यू का साउंड रिपीट हुआ है, राइट? यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स में क्यू से ये बिगिन हो रहे हैं। अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, यहाँ पे पी का साउंड रिपीट हुआ है। तो जो स्टार्टिंग का
साउंड होता है वो अगर एक लाइन में एक से ज्यादा बार आए तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। Number 5. A refrain is a repeated line or phrase that appears in each stanza. रेफ्रेन क्या होता है? अगर किसी पोएम में जो है एक लाइन या फिर कोई फ्रेज जो है बार बार रिपीट हो रहा है, हर स्टैंजा में आ रहा है, तो वो होता है रेफ्रेन। तो ये जो पोएम है इसमें क्या है रेफ्रेन? तो ये जो पोएम है इसमें माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, ये जो लाइन है ये हर स्टैंजा में आई है, राइट, बार बार रिपीट हुई है, तो ये है रेफ्रेन। Irony क्या होता है? Irony is a literary device that emphasizes the difference between what is expected and what actually happens. तो किसी सिचुएशन में जो है, जब जो है आप इस चीज को एक्सप्लेन करो और जोर दे के अच्छे से एक्सप्लेन करो कि इस सिचुएशन में एक्सपेक्ट मैं ये कर रही थी बट हो कुछ और ही गया, तो वो जो डिफरेंस है एक्सपेक्टेशन का और जो हुआ, उसे जो चीज बता रही है वो हुई आयरनी। आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट एम्फसाइजेस द डिफरेंस, जो जोर देके इस चीज को बता रही है कि ये एक्सपेक्टेशन थी और ये हुआ। इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन वेयर द आउटकम इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। इसमें जनरली ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका ठीक उल्टा ही हो गया, तो वो हो गई आयरनी। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू स्कोर very high marks in my exams but I failed। तो मतलब ये आयरनी हुई, राइट, सिचुएशन में कि मैं तो सोच रही थी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बट मार्क्स अच्छे आना छोड़ो, मैं तो पास भी नहीं हुई, मैं फेल हो गई। तो जो आउटकम था वो ठीक जो मैंने एक्सपेक्ट किया उसका ऑपोजिट था, जिसकी वजह से जो है एक सरप्राइजिंग और ह्यूमरस इफेक्ट जो है वो पैदा हो रहा है। For example, Mrs. Jones' excitement about her garden contrasts with the speaker's disappointment of how ordinary it is। जैसे कि ये जो पोएम है इसमें मिसेस जोन्स जो है वो बहुत एक्साइटेड है अपने गार्डन के लिए, राइट, वो पोएट से कहती हैं आके मेरा गार्डन देखो कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। पर जब पोएट वहां पहुंचता है और गार्डन को देखता है तो वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा गार्डन है, उल्टा ये और ज्यादा अजीब सा ही लग रहा है क्योंकि इसमें बस पत्थर ही पत्थर हैं। तो आपको जो है ऐसे ही इस पोएम में जो है कोई लाइन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है जिसमें सिचुएशनल आयरनी दिखाई जा रही है, यानी सिचुएशन में जो है एक्सपेक्ट कुछ किया जा रहा था हो ठीक उसका उल्टा गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे जो लाइन है वो है यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड, दिस इज आयरॉनिक बिकॉज द स्पीकर एक्सपेक्ट्स टू सी अ ब्यूटिफुल फ्लावर बट इट टर्न्स आउट टू बी सो स्मॉल एंड हिडन दैट ही इज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन इट। तो ये जो लाइन है ये आयरॉनिक इसलिए है क्योंकि स्पीकर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी बहुत खूबसूरत फूल की बात हो रही है तो उसे दिखाई देगा, वो दिखाएंगी कि देखो ये फूल यहाँ पे इतना खूबसूरत है, क्योंकि वो घंटों से उस फूल की तारीफ कर रही हैं। बट होता क्या है एक्चुअली में, रियलिटी में होता ये है कि वो फूल जो है इतना छोटा सा है, इतना छुपा हुआ सा है कि उसे दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो एक्चुअली उसके ऊपर ही खड़ा हुआ है, तो वो इतना अननोटिसेबल है कि उसे दिखाई भी नहीं दे रहा है जिसकी घंटों से तारीफ हो रही है। तो यहाँ पे सिचुएशनल आयरनी है। Complete the following sentences appropriately. The word concrete can refer to stones used in Mrs. Jones' garden. तो ये जो वर्ड कॉन्क्रीट है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो ये हुआ कि हम उन पत्थरों की बात कर रहे हैं जो मिसेस जोन्स के गार्डन में यूज हुए हैं। तो उनका गार्डन जो है पत्थरों से बना हुआ है, जो पत्थर कंक्रीट के बने हुए हैं, तो एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये जो हमारी पोएम का टाइटल है इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। वो क्या है? कंक्रीट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पुख्ता सबूत, किसी चीज का पक्का सबूत है कोई चीज। तो यहाँ पे जो है कंक्रीट एग्जाम्पल है ये जो है गार्डन, मिसेस जोन्स के यूनिक गार्डनिंग हैबिट का, कि वो जो है कितनी अजीब सी गार्डनिंग करती हैं, उसका पक्का सबूत जो है उनका गार्डन है। तो यहाँ पे कंक्रीट के दो मीनिंग है, एक तो पत्थर जो कि उनके गार्डन में यूज हुए हैं, दूसरा ये कि उनका जो गार्डन है वो एक क्लियर और पक्का सबूत है इस चीज का, क्लियर और पक्का एग्जाम्पल है इस चीज का कि मिसेस जोन्स के जो गार्डनिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ही यूनिक हैं, अजीब से हैं। टाइटल अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल कैरीज बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग। तो ये जो टाइटल है कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, इसमें एक तो लिटरल मीनिंग है, राइट, कि उनका जो गार्डन है वो कॉन्क्रीट का बना हुआ है।
दूसरा एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है कि ये जो है एक पक्का एग्जाम्पल है उनके यूनिक गार्डनिंग हैबिट का। सच वर्ड प्ले इज कॉल्ड अ पन। ये जो वर्ड प्ले है इसे हम पन कहते हैं। अ पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स और वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएटिंग अ ह्यूमरस इफेक्ट। पन क्या है? ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जो है आप ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो जिनके एक से ज्यादा मीनिंग है, या फिर वो सुनने में एक है बट ऑफ कोर्स मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब आप उस वर्ड का यूज कर रहे हो तो एक ह्यूमर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक इंसान उसका एक मीनिंग सोचेगा, दूसरा उसका कोई और मीनिंग सोचेगा, क्योंकि जो वर्ड है उसके एक से ज्यादा मीनिंग है। तो जब जो है आप ऐसे वर्ड्स का यूज करके ह्यूमर क्रिएट करते हो तो उसे हम कहते हैं पन। आई ट्राइड आर्ग्यूइंग विद माई पेंसिल बट इट केप्ट मेकिंग शार्प पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए एक जो है पेंसिल से एग्जाम्पल दिया गया है पन का, कि मैंने जो है अपनी पेंसिल के साथ आर्ग्यू करने की, बहस करने की कोशिश की, बट क्या हुआ, मेरी पेंसिल जो है बहुत ही शार्प पॉइंट्स जो है वो कह रही थी। तो यहाँ पे एक तो शार्प पॉइंट का मतलब हो सकता है कि वो पेंसिल है तो उसकी जो नोक है वो शार्प है, राइट। पेंसिल लिखने के लिए जो है पेंसिल को शार्प करना पड़ता है, तो अगर उसका पॉइंट शार्प होगा तभी जो है आप उससे लिख पाओगे। तो यहाँ पे तो एक तो फिजिकली उसके शार्प पॉइंट की बात हो रही है पेंसिल की, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग है कि जो आर्ग्यूमेंट्स थे पेंसिल के, जो पेंसिल मुझे जवाब दे रही थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट थे, वो बहुत ही अच्छे जो है जवाब दे रही थी, तो इस वजह से जो है मैं अपनी पेंसिल से आर्ग्यू नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे ये जो पेंसिल के साथ जोक है इसमें ये जो शार्प पॉइंट्स हैं इसके दो मीनिंग हो जा रहे हैं, राइट। एक तो फिजिकल मीनिंग है कि पेंसिल शार्प है, दूसरा ये है कि पेंसिल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दे रही थी। My pencil and I had a disagreement, but we finally got to the point. तो मेरी पेंसिल और मेरा जो है एक डिसएग्रीमेंट हुआ, किसी बात पे बहस हुई, हम मान नहीं रहे थे, बट आखिरकार जो है हम पॉइंट पे आ गए। तो यहाँ पे अगेन पॉइंट का एक मतलब तो हो सकता है पेंसिल का पॉइंट जिससे आप लिख रहे हो, राइट, शार्प पॉइंट जो पेंसिल का है। दूसरा क्या है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो अब सॉल्व हो गया है, हम पॉइंट पे आ गए हैं, मुद्दे की बात पे आ गए हैं, अब हम बहस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं इनके दो मीनिंग होने की वजह से जो है ह्यूमर क्रिएट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं पन। नेक्स्ट हमें पोएम में से एक स्टैंजा दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स। तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है मिसेस जोन्स के गार्डन का कि वो पत्थरों से भरा भरा हुआ है, इससे हमें जो है मिसेस जोन्स का गार्डनिंग में कैसा टेस्ट है इसके बारे में हमें क्या पता चलता है, क्या समझ में आता है। इन्फर्ड का मतलब होता है समझ में आना। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि गार्डनिंग में उनका टेस्ट जो है वो बहुत ही अनयूजुअल, अलग सा है और क्रिएटिव सा है, वो कुछ अलग करना चाहती हैं गार्डनिंग में। She prefers decorative stones, tiny plants and unique objects instead of common flowers and lawns. वो प्रेफर करती हैं कि उनके गार्डन में जो है कुछ खूबसूरत से पत्थर हों, कुछ छोटे छोटे पौधे हों, कुछ यूनिक से ऑब्जेक्ट हों जैसे कि सनडायल। और वो ये नहीं चाहती हैं कि नॉर्मल से फूल हो, घास हो, पेड़ पौधे हो, ये सब नहीं चाहिए उन्हें, नॉर्मल सा गार्डन नहीं चाहिए उन्हें, कुछ अलग सा चाहिए। Identify whether the following statement is true or false. The garden serves as a means to reveal more about Mrs. Jones herself. तो यहाँ पे ये जो पोएम है इसमें ये जो गार्डन की बात हुई है इसका यूज कवि ने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो एक्चुअली में आपको मिसेस जोन्स के बारे में बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि सच में मिसेस जोन्स कैसी हैं। तो ये बात सच है। यहाँ पे गार्डन को जो है पोएट ने बस एक एग्जाम्पल की तरह यूज किया है। बेसिकली वो ये बता रहा है गार्डन के थ्रू कि मिसेस जोन्स जो है वो खुद ही जो है बहुत ही यूनिक महिला है, बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही यूनिक है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। What does the poet mean by crazy path? Crazy path जो है इससे पोएट का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए उसने यूज किया है ना crazy path. A crazy path means a pathway made of irregular or oddly shaped stones arranged in a zigzag or random pattern. तो क्रेजी पाथ से उसका मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसा रास्ता जिसमें जो है थोड़े ऊंचे नीचे से अलग अलग साइज के शेप के पत्थर हैं, और जो रास्ता है वो जो है क्रिस क्रॉस जैसा है, जिगजैग जैसा है और रैंडम सा है, यानी कोई सीधा रास्ता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा सा वो रास्ता है।
इट शोज द गार्डन इज नॉट ऑर्डिनरी बट क्रिएटिव एंड अ बिट quirky. ये जो है हमें ये चीज बता रही है, ये जो वर्ड है क्रेजी पाथ, कि वो जो गार्डन है वो कोई नॉर्मल साधारण गार्डन नहीं है, बल्कि वो जो है बहुत ही क्रिएटिव है और क्वर्की है. क्वर्की होता है मतलब कोई चीज जो नॉर्मल से अलग हो और थोड़ी ह्यूमरस वे में. तो वो जो है नॉर्मल जैसा गार्डन नहीं है, बहुत ही अलग सा है, बहुत ही क्रिएटिव है और थोड़ा सा अजीब सा है, जिसे देख के आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट होगा कि ये कैसा अजीब सा गार्डन है. तो वो हुआ क्वर्की. What does the sundial with a strange device suggest about Mrs. Jones' personality? It suggests that she has a fascination with unusual items. तो ये जो sundial है, जिसे पोएट ने कहा है कि अजीब सी डिवाइस है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि उन्हें जो है, जो अजीब सी चीजें होती हैं, अनयूजुअल होती हैं, अलग सी चीजें होती हैं, वो उन्हें बहुत पसंद आती हैं, वो उनसे फैसिनेट होती हैं, यानी वो बिल्कुल उन्हें देख के जो है आकर्षित हो जाती हैं, उन्हें कुछ अलग सा ही चाहिए, नॉर्मल कुछ नहीं चाहिए. हाउ डज मिसेस जोन्स फील अबाउट हर गार्डन? मिसेस जोन्स जो है अपने गार्डन के बारे में कैसा फील करती हैं? शी फील्स प्राउड एंड हैप्पी अबाउट हर गार्डन. वो प्राउड फील करती हैं, खुश फील करती हैं अपने गार्डन के बारे में. She carefully places tiny plants between the stones and even spends time talking about a small flower with the speaker. वो जो है बहुत ही ध्यान से जो है छोटे छोटे पौधे जो हैं पत्थरों के बीच में लगाती हैं, और जो कवि है उससे जो है वो घंटों जो है एक छोटे से फूल के बारे में भी बातें करती हैं. दिस शोज शी ट्रूली लव्स एंड ट्रेजर्स हर गार्डन. इससे हमें ये पता चलता है कि वो सच में जो है अपने गार्डन को जो है बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और ये उनके लिए उनके खजाने की तरह है. Why do you think the speaker describes the plants as being so small that they could be planted with a pin? तो स्पीकर ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जो है ह्यूमर का यूज कर रहा है और एक्सैजरेशन का यूज कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, ये दिखाने के लिए कि कितने छोटे और कितने नाजुक से वो पौधे हैं, जो कि जो है वो पत्थरों के बीच में लगा रही हैं, कि ये तो पिन से ही लग सकते हैं, इतने छोटे से हैं. It also highlights how unusual Mrs. Jones' gardening style is compared to what we normally expect in a garden. इससे ये चीज भी हमें समझ में आ रही है कि उनका जो गार्डनिंग स्टाइल है वो कितना अलग सा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में. बाकी लोगों के गार्डन बहुत ही नॉर्मल होते हैं, उसमें घास फूस होती है, पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे पत्थर है और पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं. What do we get to know about Mrs. Jones based on her gardening style and her interaction with the speaker? तो मिसेस जोन्स का ये जो गार्डनिंग स्टाइल है और जैसे वो स्पीकर से बात करती हैं, उससे हमें उनके बारे में क्या पता चलता है? तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ही थॉटफुल और यूनिक इंसान है. थॉटफुल क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा सोच समझ के ही तो उन्होंने इतना अच्छा सा गार्डन बनाया होगा, इतना यूनिक सा है तो इसके पीछे कुछ तो सोच होगी, कि इतने सारे पत्थर इकट्ठा किए, इतने अलग अलग टाइप की चीजें वो लेके आई, तो वो बहुत ही थॉटफुल हैं. She finds beauty in small things and enjoys creating a garden that is special to her, even if others don't notice it at first. उन्हें जो है छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती मिलती है, और वो जो है इस चीज को बहुत इंजॉय करती हैं कि उन्होंने इतना अच्छा गार्डन बनाया है और वो कंटिन्यूअसली उसमें कुछ ना कुछ कर रही हैं. तो ये गार्डन जो है उनके लिए बहुत स्पेशल है. इवन दो बाकी लोग हो सकता है पहली नजर में ना देखें उसे, अनदेखा कर दें, इग्नोर कर दें उनके गार्डन को, बट उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो इस चीज को एंजॉय कर रही हैं अपने गार्डन को. She also enjoys sharing her garden and talking about it, which shows her friendly and passionate nature. वो अपने गार्डन को जो है लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती हैं, राइट? उन्हें दिखाना भी चाहती हैं, उसके बारे में बात भी करना चाहती हैं, बताएंगी भी कि इसमें क्या क्या है, मैंने क्या क्या लगाया है. इससे हमें पता चलता है, एक तो वो फ्रेंडली है, राइट, सबसे बात कर रही है, दूसरी ये कि वो पैशनेट है. पैशनेट क्यों है? क्योंकि उन्हें वो चीज इतनी पसंद है कि वो लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं. अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो, जैसे आपको ड्राइंग बहुत पसंद है, या फिर आप जो है स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहे हो, की रिंग्स कलेक्ट कर रहे हो, कोई भी चीज कलेक्ट कर रहे हो, तो आप उस चीज के बारे में इतने पैशनेट होगे कि कोई भी अगर घर में आएगा तो आप उसे दिखाओगे, उसे शेयर करोगे. तो जब भी जो है हम किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं, हम उस चीज को शेयर करना चाहते हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये ऐसा है. तो ये जो है, जैसे वो जो है पोएट के साथ अपना गार्डन जो है शेयर कर रही हैं, इससे हमें उनका पैशनेट नेचर भी जो है पता चल रहा है. The poem portrays Mrs. Jones in a positive light. Support this statement.
तो ये जो पोएम है इसमें मिसेस जोन्स को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया है, राइट? एक अच्छे इंसान की तरह दिखाया है। ऐसा नहीं है कि पोएट कह रहा है कि वो कोई खराब महिला है, वो एक अच्छी महिला है। इवन तो उनका गार्डन जो है वो यूनिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोएट कहीं भी ये कह रहा है कि वो जो है खराब महिला है, वो उन्हें पॉजिटिव लाइट में ही दिखा रहा है। तो ये सही है, पोएम में उन्हें दिखाया गया है काइंड एंड चीयरफुल पर्सन की तरह। खुश है, राइट? वो खुशी खुशी अपना गार्डन दिखा रही हैं, बहुत खुश हैं कि इतनी सब चीजें हो रही हैं, तो वो उसे शेयर कर रही हैं लोगों के साथ। अपने गार्डन की बहुत केयर करती हैं और छोटी छोटी चीजों में जो है खुशी ढूंढती हैं, राइट? छोटा सा फूल हुआ है, घंटों से उसकी बात कर रही हैं, तो उन्हें छोटी छोटी चीजों में जो है खुशी मिलती है। और इवन दो उनका गार्डन जो है वो ट्रेडिशनल नहीं है, कोई नॉर्मल गार्डन की तरह नहीं है, फिर भी जो है उन्हें इस बात पे बहुत गर्व है कि उन्होंने इतना अच्छा गार्डन जो है बनाया है। और ये जो पोएम है ये इस चीज को रिस्पेक्ट कर रही है, राइट? कहीं भी पोएट जो है उनको जो है गलत लाइट में नहीं दिखा रहा है, कहीं भी वो ये नहीं कह रहा है कि वो एक खराब पर्सन है, रॉन्ग पर्सन है। वो सिर्फ जो है ह्यूमर क्रिएट कर रहा है उनके अजीब से गार्डन को देख के, बट ह्यूमर के साथ साथ अप्रिसिएशन भी है कि वो इतनी यूनिक इंसान है। What does the poem tell us about the way people think differently about the world around them? तो इस पोएम से हमें उन लोगों के बारे में, उन चीजों के बारे में क्या पता लगता है कि जैसे जो लोग हैं वो सब अलग अलग सोचते हैं, राइट? हम सब लोग कोई एक सी चीज नहीं सोचते हैं। आपका दोस्त किसी चीज को पसंद करता होगा, आप किसी और चीज को करते होगे, तो हम सबकी सोच अलग अलग है। तो ये जो पोएम है हमें इस चीज के बारे में क्या बता रही है कि हर कोई अलग अलग सोचता है। तो ये पोएम हमें ये सिखा रही है कि हर कोई जो है वो ब्यूटी जो है अपने तरीके से देखता है। आपको जो है रेड कलर पसंद होगा, किसी को ब्लू पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है। तो हर किसी के लिए ब्यूटी के मायने अलग अलग हैं, खूबसूरती अलग अलग है। While the speaker finds the garden strange and the plants too small, Mrs. Jones finds joy and beauty in them. तो जो स्पीकर है, जो पोएट है, उसे गार्डन अजीब सा लग रहा है, पेड़ पौधे बहुत ही छोटे छोटे से लग रहे हैं, उसे उनका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है कि इतने छोटे से हैं, इनका क्या पर्पस है। बट मिसेस जोन्स को जो है इसमें खुशी मिल रही है, उनके गार्डन में उन्हें इसमें खूबसूरती दिखाई दे रही है, छोटे छोटे पेड़ पौधों में भी। इट रिमाइंड्स अस टू रिस्पेक्ट डिफरेंट टेस्ट एंड पर्सपेक्टिव्स। इससे जो है हमें ये चीज समझ में आती है कि हमें याद रखना है कि अगर लोगों के टेस्ट अलग अलग हैं, अगर लोगों को अलग अलग चीजें पसंद हैं, उनके पर्सपेक्टिव यानी उनके नजरिए अलग अलग हैं, उनके व्यूज अलग अलग हैं, तो हमें उस चीज को रिस्पेक्ट करना है। जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड को कुछ पसंद है और मुझे कुछ और, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं तुम्हें जो पसंद है वो गलत है, नहीं। हमें हर किसी की चॉइस को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग अलग अलग हैं और उनकी प्रेफरेंसेस, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनके टेस्ट, उनकी चॉइसेस सब अलग अलग हैं। तो उस चीज को रिस्पेक्ट करना है, उसे जो है हमें इंसल्ट नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे देखिए हर लाइन में जो है एक वर्ड अंडरलाइंड है, हमें इसके लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढना है इन वर्ड्स में से जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। नाउ आप देखोगे ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही है, हो सकता है कुछ वर्ड के अलग हों बट ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे सेम टू सेम मीनिंग वाले ही होंगे। बट हमें ऐसा वर्ड जो है रिप्लेस करके यहाँ पे देना है जो कि एग्जैक्ट यही इमोशन को कन्वे कर सके। तो यहाँ पे सनडायल को एक स्ट्रेंज सा डिवाइस कहा गया है, राइट? कि अजीब सी जो है ये चीज है। तो इसकी जगह हम पेक्यूलियर वर्ड का यूज कर सकते हैं। पेक्यूलियर का मतलब होता है कोई अजीब सी चीज बट एक स्पेसिफिक वे में। विच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस, तो यहाँ पे नाइस की जगह जो है हम चार्मिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि उनका सनडायल जो है वो बहुत ही चार्मिंग है। दे आर सो डेलिकेट, तो डेलिकेट की जगह जो है हम डेंटी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेंटी का मतलब जो होता है वो होता है कि कोई छोटी सी डेलिकेट सी और बहुत ही खूबसूरत सी चीज हो। तो यहाँ पे जो है डेलिकेट जो है वो डेंटी से रिप्लेस हो सकता है। वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, तो यहाँ पे क्राइड की जगह हम एक्सक्लेम्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्राइड मतलब ये जो चीखने चिल्लाने की जो बात हो रही है वो उसका मतलब ये है कि जो है कोई जोर से आवाज में, ऊंची सी आवाज में जो है किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ कोई चीज का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ। तो जब इतनी देर से वो जो है उस फूल की तारीफ कर रही थी तो वो जो है बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशन में आ गया कि दिख ही नहीं रहा है आखिर किस चीज की बात कर रही है। तो उसने कहा आखिर ये खूबसूरत सी चीज है कहाँ। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ वो कह रहा है, इसलिए यहाँ पे क्राइड की जगह एक्सक्लेम्ड हो सकता है।
आपकी जो पोएम है उसमें सनडायल को डिवाइस कहा गया है, तो आपको जो है डिस्कस करना है डिवाइस का मतलब क्या होता है। ना डिवाइस का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट जो है, आप जो है उस ऑब्जेक्ट को बनाओ किसी काम को करने के लिए, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है आपने उसका यूज किया किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस काम को बेहतर अच्छे से करने के लिए, बेहतर तरीके से करने के लिए, आसानी से करने के लिए। तो अगर जो है आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाओ किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट जो है डिवाइस कहलाता है। नाउ इम्प्लीमेंट टूल इक्विपमेंट अप्लायंस गैजेट, ये सभी जो है अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 में हमें डिवाइस दिए हैं, कॉलम 2 में जो है इन डिवाइस की डेफिनेशन है, तो हमें करेक्ट डेफिनेशन के साथ डिवाइस को मैच करना है। नाउ फर्स्ट है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट कोई ऐसी डिवाइस है जिसका यूज जो है आप हाथ से करते हो किसी चीज को बनाने या रिपेयर करने के लिए। जैसे कि स्पेड, ये देखिए ये है स्पेड जो कि जो है हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। नाइफ का यूज हम सबके घर में होता है। ये है हो जिसका यूज गार्डनिंग या कंस्ट्रक्शन में होता है। और ये है ट्रॉवल जिसका यूज जो है हम गार्डनिंग में करते हैं, खुरपी कहते हैं इसे हिंदी में। टूल क्या होता है, कोई ऐसा डिवाइस जो कि तभी काम करेगा जब आप हाथ का मूवमेंट करोगे, जैसे कि हैमर है, स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है, ये सब है टूल्स। इक्विपमेंट क्या होते हैं, ऐसे डिवाइस जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ वही चीज आप इनसे कर सकते हो, जैसे कि क्रिकेट बैट, हेलमेट, बैटिंग ग्लव्स, फुटबॉल किट, पेंटिंग सेट, इन सब चीजों से आप वही चीज कर सकते हो जिस पर्पस के लिए ये बनाए गए हैं। अप्लायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चीजें जो कि घर के काम के लिए यूज होती हैं। तो घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, जैसे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर है, ये सब हुए अप्लायंस। गैजेट क्या होता है, कोई छोटा सा मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, ये सब हुए हमारे गैजेट्स। नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है उसमें हमें कॉलम 1 में जो है नए वर्ड बनाने हैं, कॉलम 2 में जो हिंट दिए हैं उनका यूज करके। ना कॉलम 1 में आपको फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है, आपको उसका जो पहला लेटर है वो चेंज करके नए वर्ड्स बनाने हैं। तो नाइस का तो मतलब होता है प्लेजेंट और काइंड इन नेचर। एन की जगह डी कर दिया तो डाइस हो गया, डाइस का मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे पीसेस में कट करना। तो किचन में हम जो सब्जियां कट करते हैं उसे डाइस कहते हैं। डी की जगह आर कर दिया तो राइस हो गया, वो क्या है, अ ग्रेन दैट वी कुक। आर की जगह एम कर दिया तो माइस, प्लूरल ऑफ माउस। एम की जगह वी किया तो वाइस, जिसका मतलब होता है कोई बुरी आदत, तो वाइस का मतलब होता है बैड हैबिट। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल का मतलब होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो। एस की जगह बी कर दिया तो बॉयल हो गया, इसका क्या मतलब है, कोई चीज गर्म होना, हीट समथिंग। बी की जगह टी कर दिया तो टॉयल हो गया, टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड। टी की जगह सी कर दिया तो उसका मतलब हो जाता है कॉयल, कॉयल का मतलब होता है कोई चीज जो है गोल गोल सर्कल में जो है आप उसे लपेट दो। सी की जगह अगर आपने एफ कर दिया तो फॉइल हो गया। तो फॉइल क्या है, शीट्स टू रैप फूड आइटम्स, हम सब किचन में जो है एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं खाने को रैप करने के लिए। नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है, तो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट की है, आपको बुक में जो है पेज 47 पे जो है ये ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। तो आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस ट्रांसक्रिप्ट को सुन के। एंड आंसर जो है आपको 1 से 3 शब्दों में ही देने हैं, ओके, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ 1 से 3 वर्ड्स का ही यूज करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है इंडियन पोस्टेज स्टैम्प, दूसरा है कलरफुल स्कल्पचर्स, तीसरा क्वेश्चन है 3 डिस्टिंक्ट फेजेस, फोर्थ इज ब्रोकन टॉयलेट पॉट्स। आप यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उसमें से कोई भी लिख सकते हो, जैसे टेराकोटा पॉट्स, लाइट फिक्सचर्स एंड इवन ब्रोकन टॉयलेट पॉट्स, आप कोई भी चीज जो है यहाँ पे लिख सकते हो। एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर है 5000 स्टैचूज। तो याद रखना है आंसर जो है बस 1 से 3 शब्दों में ही देना है। Speaker of the poem might have felt sorry for stepping on Mrs. Jones' flower. When we make a mistake, we must express regret and apologize for our actions. तो कभी भी अगर हम गलती करें तो हमें जो है अफसोस दिखाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, राइट?
When we apologize to a friend or a family member, we use informal language. तो जब भी जो है हम किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से माफी मांगते हैं तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं. टेक टर्न्स टू अपोलोजाइज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड रिस्पॉन्ड टू द अपॉलजी. तो यहाँ पे आपको 4 सिचुएशंस दी गई हैं. आपको 2 लोगों का ग्रुप बनाना है और उसमें जो है एक इंसान जो है वो माफी मांगेगा और दूसरा जो है उस माफी का जो भी जवाब देना है वो देगा. तो यहाँ पे जो है आप इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हो माफी मांगने के लिए, और जो इंसान जो है माफी को एक्सेप्ट कर रहा है उसके बदले में जवाब दे रहा है वो इन फ्रेजेस का यूज कर सकता है. पहली सिचुएशन है, यू हैव ईटन योर ब्रदर्स शेयर ऑफ स्वीट्स. आपने जो है अपने भाई के हिस्से की मिठाई खा ली. तो कैसे सॉरी बोलेंगे? आई एम रियली सॉरी आई एट योर स्वीट्स, आई कुडंट रेजिस्ट देम. सॉरी, मैंने तुम्हारी मिठाई खा ली, मैं खुद को रोक नहीं पाया. रेजिस्ट का मतलब है रोक नहीं पाया खुद को. रिस्पॉन्स में आपका भाई बोलेगा, दैट्स ऑल राइट, जस्ट डोंट डू इट अगेन. कोई बात नहीं, बस दोबारा मत करना. यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट. आपने जो है अपनी सिस्टर का, उसने कुछ फूलों का क्राफ्ट बनाया होगा जो आपने तोड़ दिया. तो आप कहोगे, सॉरी आई डिडंट मीन टू ब्रेक योर फ्लावर क्राफ्ट, इट स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड. रिस्पॉन्स में वो बोलेगी, नो प्रॉब्लम, आई विल मेक अनदर वन. थर्ड है, यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड इंक ऑन योर मदर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. आपने गलती से जो है इंक गिरा दी अपनी मम्मी के कुछ जरूरी कागजों पर. तो आप सॉरी बोलोगे, प्लीज फॉरगिव मी फॉर स्पिलिंग इंक ऑन योर पेपर्स, इट वाज अ टोटल एक्सीडेंट. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके पेपर्स पे इंक गिरा दी, ये गलती से हुआ है, एक्सीडेंट है. तो जवाब में वो कहेंगी, दीज थिंग्स हैपन, जस्ट बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम. ऐसा हो जाता है, बस नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना. You forgot to bring your friend's notebook to school after borrowing it. आपने जो है अपने फ्रेंड से उसकी नोटबुक ली थी बट अगले दिन जो है आप उसे वापस स्कूल में लाना भूल गए. तो आप सॉरी में क्या बोलोगे? आई एम रियली सॉरी आई forgot your notebook. I'll bring it tomorrow for sure. सॉरी, मैं तुम्हारी नोटबुक लाना भूल गया, कल मैं पक्का उसे ले आऊंगा. इट्स नो बिग डील, जस्ट डोंट फॉरगेट अगेन. कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, बस कल दोबारा मत भूलना, ले जरूर आना. नेक्स्ट है, जब हम किसी फॉर्मल सेटिंग में जो है किसी से माफी मांगते हैं. अगर हम प्रिंसिपल से या टीचर से जो है माफी मांग रहे हैं तो हम कौन सी फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे माफी मांगने के लिए? तो अभी तक तो जो है हमने इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया फ्रेंड्स और फैमिली के लिए. अब हमें फॉर्मल सेटिंग में माफी मांगनी है. तो यहाँ पे हमें सिचुएशंस दी हैं और फ्रेजेस दिए हैं अपॉलजी के लिए और अपॉलजी का जवाब कैसे देना है उसके लिए. फर्स्ट सिचुएशन है, आप जो है अपना असाइनमेंट जो कि आपको आज क्लास में सबमिट करना था वो लाना भूल गए हो. तो आप सॉरी कैसे कहोगे? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट ब्रिंगिंग द असाइनमेंट दैट वाज ड्यू टुडे, आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन. एंड टीचर कैसे रिप्लाई करेंगे? आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, प्लीज इंश्योर यू सबमिट इट बाय टुमारो विदाउट फेल. नेक्स्ट सिचुएशन है, आप स्कूल के लिए जो है पिछले 3 दिन से लेट हो रहे हो, इसलिए आपको प्रिंसिपल से मिलना है. तो आप कहोगे, आई रियली रिग्रेट बीइंग लेट टू स्कूल फॉर द पास्ट 3 days, आई अश्योर यू दैट दिस विल नेवर हैपन अगेन. मुझे बहुत इस बात की शर्मिंदगी है कि मैं पिछले 3 दिन से लेट आ रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा. एंड प्रिंसिपल कहेंगे, आई एम ग्लैड यू रियलाइज योर मिस्टेक, प्लीज मेक श्योर यू लीव होम अर्लियर फ्रॉम नाउ ऑन. मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ रही है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि तुम घर जो है थोड़ा और जल्दी छोड़ दो ताकि स्कूल टाइम पे आओ. नेक्स्ट सिचुएशन है, यू डिड नॉट सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क एंड वर आस्क्ड टू एक्सप्लेन. आपने जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट नहीं किया. अब टीचर आपसे पूछ रही है कि ऐसा आपने क्यों किया, क्यों सबमिट नहीं किया. आई ओ यू एन अपॉलजी फॉर नॉट सबमिटिंग माई प्रोजेक्ट वर्क ऑन टाइम, आई विल डू माई बेस्ट नॉट टू रिपीट इट. मैं जो हूँ आपसे माफी मांग रहा हूँ, मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे सबमिट नहीं किया. मैं जो हूँ ट्राई करूंगा कि दोबारा ऐसा नहीं हो. एंड टीचर विल से, आई अप्रिशिएट यू सेइंग दिस, but please submit the project at the earliest. It is important for your assessment. नेक्स्ट जो है हमारी राइटिंग एक्टिविटी है. हमें जो है एक नोटिस जो है वो लिखना है 6 से 8 क्लास के बच्चों को इन्फॉर्म करते हुए कि स्कूल में जो है एक हर्ब गार्डन जो है वो हम इनॉग्रेट करने वाले हैं.
हर्ब गार्डन क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो हैं वो लगाना जो कि खाने में या मेडिसिन में यूज होते हैं, जैसे कि एलोवेरा, मिंट, कैरम, होली बेसल, ये सब हर्ब्स हुए। तो आप जो है गार्डन स्कूल में लगा रहे हो जिसमें ये सारे प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो उसका नोटिस जो है वो आपको लिखना है। यहाँ पे इस बॉक्स में जो है आपको नोटिस लिखना है, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीजें जो हैं आपको इसमें मेंशन करनी है। तो यहाँ टॉप पे आएगा आपके स्कूल का नाम, इधर आएगी डेट, जो भी आप डेट में ये नोटिस लिख रहे हो। टाइटल होगा इनॉग्रेशन ऑफ हर्ब गार्डन। The Nature Club is pleased to inform all students of grades 6 to 8 about the inauguration of the herb garden. The purpose of this event is to promote awareness about medicinal plants and their benefits. डेट, टाइम, वेन्यू जो है आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे तो ये चेंज होगा, जो भी आपके स्कूल का जो है वेन्यू है, जो भी टाइम आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी डेट पे आप इनॉग्रेशन करना चाहते हो। All Nature Club members and interested students are invited to attend the inauguration. Those who wish to participate in the planting activity may give their names to Miss Neha Sharma, the club in charge, by 27 June 2025. तो बाकी सारे स्टूडेंट्स को तो आप इनॉग्रेशन पे बुला रहे हो, बट अगर कोई बच्चे जो हैं वो प्लांट्स लगाना भी चाहते हैं तो उन्हें अपने नाम अलग से देने हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी अपने क्लास के मेंबर का, किसी भी अपने स्टूडेंट का नाम लिख सकते हो जो भी आपका क्लासमेट है। फिर जो है एंड में आपको लिखना है, लेट अस जॉइन हैंड्स टू प्रमोट ग्रीन एंड हेल्दी लिविंग। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सिग्नेचर एंड क्लास 8B नेचर क्लब मेंबर। Amrit Udyan is a garden spread over an expanse of 15 acres around Rashtrapati Bhavan in New Delhi. It has multiple attractions that include a specially curated garden for children called Balvatika, a tree house, nature's classroom, etc. तो यहाँ पे जो है अमृत उद्यान की बात हुई है, जो कि एक 15 एकड़ का गार्डन है जो कि राष्ट्रपति भवन के अराउंड है, उसके चारों तरफ है ये गार्डन। इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बच्चों के लिए एक स्पेशल गार्डन है जिसे बाल वाटिका कहा जाता है, एक ट्री हाउस भी है, नेचर क्लासरूम भी है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस गार्डन में हैं। इसमें बॉन्साई भी है, हर्बल हर्बल 1, हर्बल 2, टेक्टाइल गार्डन, आरोग्य वनम एंड सर्कुलर गार्डन्स विद अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो इसमें ये सारी चीजें भी हैं, इतने अलग अलग टाइप के गार्डन्स हैं और बहुत अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो अगर आप इस लिंक पे जाओगे, यहाँ पे देखिए वर्चुअल टूर है इसका, तो आपको यहाँ पे अमृत उद्यान जो है अपने कंप्यूटर पे दिख जाएगा। तो आप इस लिंक पे जाके जो है इसका एक वर्चुअल टूर यानी ऑनलाइन आप ये गार्डन को देख सकते हो। Now find out about popular gardens in your region and share with your classmates and teacher. अब आप जहाँ भी रहते हो आपको वहाँ पे उस एरिया में जो जो गार्डन्स हैं उसके बारे में पता करना है और अपने टीचर के साथ शेयर करना है। और यहाँ पे जो है मैंने पुणे के 3 गार्डन्स की इंफॉर्मेशन शेयर की है। ऐसे ही जो है आपकी सिटी में, आपके शहर में जो भी गार्डन है उसकी इंफॉर्मेशन आप ऐसे ही फॉर्मेट में शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 किए हैं, अगर आपकी सिटी में एक ही हो तो उसी की करनी है, एक से ज्यादा हो और आपका शेयर करने का मन हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट आपको ये फॉर्मेट का यूज करना है गार्डन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। A herbarium is a collection of plant samples preserved for long-term study, usually in the form of dried and pressed plants mounted on paper. तो हर्बेरियम जो है वो प्लांट सैंपल्स का कलेक्शन होता है जिन्हें जो है लोग प्रिजर्व करते हैं लंबे टाइम तक उस पे स्टडी और रिसर्च करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास के एरिया में जो है कुछ फूल मिले, कुछ पत्तियां मिले, उन्हें इकट्ठा करना है और न्यूज़पेपर में या बुक्स के बीच में उन्हें रख के ड्राई होने देना है। फिर 1 हफ्ते बाद जब वो ड्राई हो जाएं तो आपको उनको निकाल के जो है उनसे कुछ ना कुछ बनाना है। आप ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हो, वॉल हैंगिंग बना सकते हो, फ्रेम में लगा के वॉल पे हैंग कर दो, या फिर कोई और आर्ट वर्क आपके दिमाग में आए आपको वो जो है इन पत्तियों से बनाना है। तो यहाँ पे आपको एक सैंपल दिया है, ऐसे आपको खुद से अपने दिमाग से जो भी आपके मन में आए आपको वो इन पत्तियों से, इन ड्राइड फूल या पत्तियों से बनाना है। रीड एंड एंजॉय द पोएम अ सी ऑफ फॉलिएज, यानी हरियाली का समुंदर। फॉलिएज का मतलब होता है हरियाली, सब कुछ हरा भरा। अ सी ऑफ फॉलिएज गर्ड्स आवर गार्डन राउंड, तो हमारा जो गार्डन है उसके चारों तरफ जो है हरियाली का समुंदर है। गर्ड्स का मतलब होता है चारों तरफ।
बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवेरिड ग्रीन, बट ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग एक से हरे रंग का समुंदर हो। शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल कलर्स हेयर आर सीन, यहाँ पे आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है एक ही सा हरा रंग है, अलग अलग टाइप के हरे रंग हैं। द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरिंड्स अबाउंड, भर भर के जो है इमली के लाइट ग्रीन कलर के पेड़ हैं। अमिड द मैंगो क्लम्प्स ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड, और डार्क ग्रीन कलर के मैंगो के भर भर के गुच्छे लगे हुए हैं, पेड़ हैं मैंगो के। एंड पाम्स राइज लाइक पिलर्स ग्रे बिटवीन, और इनके बीच बीच में जो है पाम के ट्री लगे हुए हैं जो कि खंभों की तरह लग रहे हैं, ग्रे रंग के खंभों की तरह पाम्स के पेड़ हैं। एंड ओवर द क्वाइट पूल्स द सीमल्स लीन, और दूसरी साइड जो है सीमल के पेड़ जो है वो झुक रहे हैं। सीमल क्या होता है? सिल्क कॉटन का पेड़ होता है जिसपे लाल रंग के फूल होते हैं। रेड रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड, इसके ऊपर जो है लाल लाल रंग के जो है फूल जो है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी म्यूजिक में जो है ट्रम्पेट की आवाज जो है वो अलग से सुनाई देती है, राइट? कोई एकदम से भोपू बजाए तो अलग से आवाज आएगी ना, ऐसे ही जो है इस गार्डन में ये चमकते लाल रंग के फूल अलग से दिखाई दे रहे हैं। बट नथिंग कैन बी लवलियर देन द रेंजेस ऑफ बैम्बूज टू द ईस्टवर्ड, बट जो है सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या है? ये जो बैम्बू के ट्रीज हैं ईस्ट साइड में, इनसे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है। When the moon looks through their gaps and the white lotus changes into a cup of silver, तो जब जो है चांद निकलता है और इसके पीछे से जो है जो बैम्बू के ट्रीज हैं उनके गैप्स में से जो है जब चांद की रोशनी जो है वो इस लोटस के फूल पे पड़ती है, तो ये लोटस का फूल ऐसे चमकता है जैसे चांदी का कप हो। वन माइट swoon drunken with beauty then, एक इंसान तो ऐसा लगेगा जैसे कि जो है इस खूबसूरती के नशे में जो है उसे नशा चढ़ गया है, और उसमें जो है वो इधर से उधर बिल्कुल जो है गुनगुनाने लग जाएगा, भटकने लग जाएगा। सून का मतलब है आप इधर से उधर जो है लहराने लग जाओगे इतनी खूबसूरती देख के, इस खूबसूरती के नशे में आप लहराने से लग जाओगे। और गेज एंड गेज, या फिर आप इसे घूरते ही रह जाओगे। ऑन अ प्रिमीवल ईडन इन अमेज, जैसे कि जो है पुराने समय में जो ईडन का गार्डन था जिसमें जो है ईडन जो है वो उसे बिल्कुल ऐसे खूबसूरती से देख रही थी, ऐसे ही ये गार्डन खूबसूरत है। आप इसे देख के जो है हैरान रह जाओगे, या फिर इसके नशे में धुत होके जो है आप झूमने से लग जाओगे। तो ये जो पोएम है ये लिखी है तोरू दत्त ने। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.